तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो इसे विश्व धरोहर दिवस भी बोल दो या फिर विश्व विरासत दिवस या अंग्रेजी में वर्ल्ड हेरिटेज डे तो बोलते ही है। हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें थीम क्या है? हेरिटेज चेंज, विरासत परिवर्तन। अच्छा, आप लोग उत्तर देना कि भारत में यूनेस्को की 40वीं विश्व विरासत स्थल कौन सी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा है। एक तो मैंने 40वां आपसे पूछा, टोटल 40 है तो 40वीं बताओ, और पहली कौन सी थी ये भी बताओ। चलो पहली मैं बताता हूं। पहली है महाराष्ट्र के अजंता केव्स। अब 40वीं तो आपको बताना पड़ेगा। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी ये कौन सा बना है। पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी है, मैंने हिंट दे दिया, बाकी उत्तर आप करो पूरा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। तो हर साल वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिन को मनाने का? लोगों को लीवर के स्वास्थ्य और संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है? लीवर हेल्थ फॉर ऑल। वैसे तो ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में लीवर ये दूसरा सबसे बड़ा अंग है, लेकिन प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो फिर आपका उत्तर लीवर होगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछ लें तो आंसर होगा थायराइड, थायराइड ग्लैंड। एक प्रश्न और पूछा जाता है, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला ये किसे कहते हैं, तो ये भी लीवर को ही कहते हैं। और याद रखना यकृत को ही यानी कि लीवर को ही साइंस में हिपेट कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हेपेटाइटिस रोग मतलब लीवर खराबी, लीवर में सूजन आने पे जो रोग होता है। जैसे कि हिपेटोलॉजी का संबंध किससे है? स्टडी ऑफ लीवर से। तो यहीं से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, वो आपको बताता हूं कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अब आप उत्तर लगा दोगे लीवर। अच्छा, एक और प्रश्न बताऊंगा आपको जो एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि जहर देकर अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए किसकी जांच की जाती है, तो आंसर होगा लीवर की। अगर उसने जहर खाया है तो लीवर से पता चल जाएगा कि जहर के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 जीता, तो आंसर होगा उत्साह पटनायक। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उत्साह पटनायक, जिन्होंने 2023 के लिए मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार हर साल भारत में उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार का नाम एक अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक मैल्कम एस आदिसेशिया के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भारत के आर्थिक नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकी आप जानते हो अभी 2022 के लिए 32वां व्यास सम्मान मिला ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। शिव शंकरी तमिल लेखक हैं और अभी 2022 का सरस्वती सम्मान मिला इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और लुइस कैफरेल्ली गणित के लिए एबेल पुरस्कार मिला इनको। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखना। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फेड एक्स के सीईओ को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। नाम बताओ उनका, क्या नाम है? तो आंसर होगा राज सुब्रमण्यम। तो ये फेड एक्स, अच्छा ये फेड एक्स है क्या? तो ये अमेरिका की एक कुरियर कंपनी है, ऐसे समझो। फुल फॉर्म होती है इसका फेडरल एक्सप्रेस। और इसके सीईओ एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम, जिनको अभी ये प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। ये प्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वैसे आप जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं हम? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और 2022 में आपको याद होगा ये प्रवासी भारतीय समारोह
जो कि 17वें नंबर का था। कहाँ पे मनाया गया? इंदौर में। और उसमें चीफ गेस्ट थे गुयाना के राष्ट्रपति। अच्छा, इसी तरह से मिस्र के राष्ट्रपति भी तो चीफ गेस्ट थे। कब किस मौके पे? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, जिनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। बाकी आप जानते हो आलिया मीर, ये जम्मू कश्मीर से हैं, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता। और कार्तिक सुब्रमण्यम नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता इन्होंने जीती अपनी तस्वीर डांस ऑफ द ईगल के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अभी अप्रैल 2023 में एंजेला मर्केल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही एंजेला मर्केल को अभी जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया। और इस तरह से वे इस पुरस्कार को पाने वाली जर्मनी की तीसरी चांसलर बन गई हैं। एंजेला मर्केल ये 2005 से लेकर 2021 तक जर्मनी की चांसलर रही थी और वे जर्मनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी थी। और पुरस्कार से याद आएगा, इनको अभी 2022 में यूनेस्को का शांति पुरस्कार भी मिला था। फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक, इनको समाज में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें आइस स्तूप परियोजना पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य हिमालय में पानी की कमी को दूर करना है। वैसे इससे पहले ये पुरस्कार रतन टाटा जी को, कैलाश सत्यार्थी को, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति को भी मिल चुका है। आप जानते हो भी बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे मिला? कुमार मंगलम बिरला को। गणित के लिए एबल पुरस्कार भी जीता लुइस कैफरेल्ली ने। और 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार जीता सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में थे। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आशा भोसले को। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसकी स्थापना सन 2022 में की गई थी महान गायिका लता मंगेशकर की याद में, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था। ये पुरस्कार हर साल ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र और समाज के लिए योगदान दिया है। इस पुरस्कार की अगर बात करें पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि सबसे पहली बार ये किसे मिला, तो 2022 में मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अभी दूसरा मिला है आशा भोसले जी को। अच्छा, इनके अलावा गजल गायक पंकज उदास को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। और प्रशांत दामले फैन फाउंडेशन के गौरी थिएटर्स को उनके नाटक नियम व अति लागू के लिए बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वैसे आशा भोसले जी का नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बाकी अभी केरल का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं केरल ज्योति, ये मिला है एमटी वासुदेवन नायर को। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला है हरि बाल कृष्णन को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और पॉइंट आप याद रख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय ये कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा इंदौर में। ध्यान रखना ये पॉइंट भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा गंजम जिला पंचायत को। तो अभी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया और इस दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। ये राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। अच्छा, वैसे हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह 2023 का विषय पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत चुना गया उड़ीसा के गंजम को, और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति ये चुना गया हिंजली कट उड़ीसा को। और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार ये ग्राम पंचायत बिरनी प्रखंड को चुना गया, जो कि है झारखंड के गिरिडीह जिले में। अब आपसे प्रश्न पूछूं या आपको ध्यान आ रहा होगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा अर्जेंटीना।
तो अर्जेंटीना ये अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसने इंडोनेशिया का स्थान लिया है जो पहले इसकी मेजबानी करने वाला था। एक्चुअली में अभी मार्च में ही इंडोनेशिया ने इसकी मेजबानी के रूप में हटने का फैसला किया था। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, करेंसी होती है अर्जेंटीनी पीसो। अच्छा, इसी तरह आपको याद आया होगा अभी जो पेरू देश है इससे भी 2023 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप यहाँ पे होना था, उससे उसकी मेजबानी छीन ली है। अब ये कहाँ पे होंगे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए फिर बताइए 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। तो 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन 9 से लेकर 18 जून को भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये इस टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण है। इससे पहले के 2 संस्करण जिसमें से पहला हुआ था मुंबई में 2018 में और दूसरा हुआ था अहमदाबाद में 2019 में। भुवनेश्वर से आपको याद आएगा भारत की पहली चेस एकेडमी ये खोली गई भुवनेश्वर में, और देश का पहला फायर पार्क भी आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है जिसको बनवाया है सोम राजवंश ने। कलिंगा स्टेडियम भी आपको भुवनेश्वर में ही मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी अप्रैल 2023 में ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नित्या श्रेय सुमथी ने। तो ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल ये एक इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो हर साल आयोजित किया जाता है, और अभी इसमें वुमेन सिंगल इवेंट को जीत लिया है नित्या श्रेय सुमथी ने। इनके अलावा प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने मेंस डबल इवेंट में गोल्ड जीता। तो आप कह सकते हो भारत ने इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? वुमेन सिंगल टाइटल की बात कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया ने जीता। किसको हराया था? पीवी सिंधु को। और मेन सिंगल टाइटल केंटा निशिमातो ने जीता है, ये जापान के हैं। और अगर बात करें स्विस ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल खिताब जीता था चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। और बैडमिंटन की बात है तो 2 कप और याद रख लो। थॉमस कप जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, अभी 2022 में पहली बार इसको भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा के। और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उबेर कप, इसको साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए कौन सा शहर 2023 पुरुषों की हॉकी एशियाई ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा चेन्नई। तो 2023 पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी इसकी मेजबानी ये भारत करेगा। कहां पे? चेन्नई में। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ये हर 2 साल में आयोजित की जाती है, और आपको बता दूं पहली बार इसका आयोजन 2011 में हुआ था और उसको भारत ने ही जीता था। भारत ने मतलब 2011 वाला इवेंट, 2016 वाला इवेंट, और 2018 में फाइनल मैच बारिश के कारण प्रभावित हुआ था तो उसमें भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया था। तो आप कह सकते हो भारत ने अभी तक इसको सबसे ज्यादा बार यानी कि 3 बार जीता है। और चेन्नई से तो आपको जरूर याद आएगा 2022 में 44वां फिडे ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हुआ था चेन्नई में, जिसका शुभंकर थम्बी था, और उसको जीता किसने था? उज्बेकिस्तान ने। और अभी आपको याद आएगा कि अभी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि इसका 15वां एडिशन था, ये भारत में हुआ था उड़ीसा में। उसमें टॉप पे जर्मनी था, सेकंड पे बेल्जियम था, और ये जिस स्टेडियम पे हुआ था वो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है उड़ीसा में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। और बताओ अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ था लेह लद्दाख में, उसको ITBP ने जीता था लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। अभी बताओ भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने? क्रेग फुलटन, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप या आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुई, जिसको मध्य प्रदेश ने जीता। चलो ये बताओ अभी रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस प्लेयर के नाम पे रखा गया? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया, आपको बताना है ये। और अगर आपसे पूछे कि अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो हार्दिक सिंह को। महिलाओं में सविता पूनिया को। अभी AHF एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे, हॉकी प्लेयर हैं ये। और अभी एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। क्या ऑर्गेनाइज किया इन्होंने? जो अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे ना उड़ीसा में, उसी को। और 2 नाम और याद रखना, एक तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं दिलीप टिर्की नाम है, और एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष
मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं। याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। एक्चुअली में अभी विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने साल 2022 के टॉप 5 क्रिकेटरों की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर और पुरुष टीम के सूर्य कुमार यादव को भी शामिल किया गया। सूर्य कुमार यादव, इनको T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि हरमनप्रीत कौर ये विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। इनके अलावा इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022-23 के लिए दुनिया का शानदार क्रिकेटर चुना गया। वहीं महिला क्रिकेटर्स में ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को मिला है। वहीं विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक की बात करें तो इसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। विजडन की स्थापना 1864 में एक अंग्रेजी क्रिकेटर थे जॉन विजडन, उन्होंने की थी। एक्चुअली में ये है क्या? ये यूके में सालाना प्रकाशित एक क्रिकेट संदर्भ पुस्तक है। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा किसान संपर्क अभियान। तो अभी जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग ने किसानों के लिए ये किसान संपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है क्षेत्र के किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करना, और ये अभियान जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया गया है और किसानों को कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन इसमें प्रदान किया जाएगा। देखो, चलिए फिर बताइए, हाल ही में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है, और जल विशेषज्ञों के मुताबिक केरल की इस पहल से पानी की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी, क्योंकि असली समस्या पानी की उपलब्धता नहीं है बल्कि उसका प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है। तो अभी केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पानी के बजट से लोगों को अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद न करने के बारे में जागरूकता पैदा होगी और हम इसके माध्यम से पानी बचाने के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। आपको याद है अभी, चलो आप पहले मैं आपसे पूछूंगा, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया था? तो आंसर होगा, चलो ये बताना तो आप ही को है, आप बताओ किसने शुरू किया। जल से आपको याद आएगा, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान शुरू किया था। चलो बताओ, अभी पहला जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। और भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? अंडमान निकोबार। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, जबकि हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य बना गोवा। और आप जानते हो पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई गई? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पे है? गंगा नदी पे। ये सबसे बड़ा है। कहाँ से कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ से कहाँ? धुबरी से सादिया, असम में। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं वैसे? 22 मार्च को। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने वार्षिक व्यापार पर डेटा जारी किया, जिसके अनुसार यूनाइटेड अरब अमीरात ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बन गया है। मतलब जिसे भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उस मामले में ये दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड अरब अमीरात। पहले स्थान पर अमेरिका है। मतलब सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं अमेरिका को, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर नीदरलैंड आ गया, चाइना चौथे स्थान पर चला गया। और अगर आपसे पूछे कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के माल और सेवाओं के कुल निर्यात में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6%। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था, व्यापार के मामले में, यानी कि जिस देश के साथ हम आयात निर्यात करते हों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हों, तो उस मामले में टॉप पर है
यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा व्यापारिक देश कौन सा है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं, तो अमेरिका है। चाइना दूसरे स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो अभी इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की है, वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 नाम से, जिसमें 58 अरबपतियों के साथ अमेरिका का न्यूयॉर्क ये सबसे अमीर शहर बताया गया। दूसरे नंबर पे जापान का टोक्यो है, तो तीसरे पे फिर से अमेरिका का द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया। इसमें वैसे टॉप 10 में आप देखोगे तो अमेरिका के तो 4 शहर हैं और चाइना के 2 शहर हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए, देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची जारी की गई है, इसमें टॉप पे कौन सा शहर रहा? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो अभी भुगतान सेवा फर्म वाइल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट आई है और इसने डिजिटल भुगतान लेन देन के हिसाब से शहरों की रैंकिंग की है, जिसमें टॉप पर बंगलुरु है, सेकंड पे नई दिल्ली है, तीसरे पे मुंबई है, चौथे पे पुणे और पांचवे पे चेन्नई है। डिजिटल भुगतान जब आप करते हो, जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह से, यूपीआई माध्यम के थ्रू से जो आप पेमेंट करते हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, वही है आपका डिजिटल लेन देन। डिजिटल तरीके से लेन देन करना या फिर डिजिटल भुगतान करना। तो डिजिटल भुगतान को कभी कभी इलेक्ट्रिक भुगतान भी कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी देश का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा जिला भारत का शीर्ष निर्यातक जिला बन गया? तो आंसर होगा जामनगर। निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट करता है। तो अभी भारत में निर्यात हब पहल के तहत अप्रैल 2021 से जिलेवार निर्यात डेटा जारी किया गया और भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इंजीनियरिंग सामान हो गया, अभ्रक यानी कि माइका हो गया, कोयला, रत्न, आभूषण, हैंडलूम वगैरह। तो जामनगर से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है ये? तो पेट्रोलियम उत्पाद जामनगर ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, और क्या? तो पेट्रोलियम उत्पाद। और दुनिया भर के कई लग्जरी ब्रांड भारत से ही अपना चमड़ा आयात करते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, भारत के टॉप 3 एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? तो पहले नंबर पे जामनगर हो गया, दूसरे पे सूरत है और तीसरे पे है मुंबई। अभी याद हो तो हमने पढ़ा भी था कि वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया, यानी कि जिस देश को भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किया है उसमें पहले स्थान पे तो अमेरिका है और दूसरे नंबर पे आ गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट ये कौन सा देश बन गया? तो आंसर होगा सीरिया। तो सीरिया ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हो गया? तो नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। मतलब उसकी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो नशे से चलती है। और सीरिया खासतौर पर एम्फेटिन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। इसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। तो नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया के विदेशी मुद्रा भंडार में 90% हिस्सा है। कैप्टागन ये एक टैबलेट है जो एम्फेटिन और कैफीन से बनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और सेवन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक्चुअली में एक जर्मन कंपनी हुआ करती थी जिसने इस दवा को बनाया था 1961 में। उसने इसे डिप्रेशन वगैरह से निपटने के लिए बनाया था। शुरुआती दिनों में इस एक टैबलेट की कीमत $1 हुआ करती थी। अब बात करोगे तो एक टैबलेट की कीमत 14 से लेके $20 तक होती है। प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है इन पे। तो प्रतिबंधों की वजह से इसकी स्मगलिंग होती है और इस मामले में सीरिया इसका बॉस है। यही वजह है कि सीरिया आज नार्को स्टेट बन गया है और यहां बनने वाली दवाएं खासतौर पर खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। बात सीरिया की हुई है। सीरिया की कैपिटल दमिश्क है, प्रेसिडेंट है बशर अल असद। अच्छा, क्या आप बता सकते हो अभी इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य देश कौन सा बना? तो नेपाल बना। अभी ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? घाना। और उस वैक्सीन का नाम है 21 मैट्रिक्स एम। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के कम्बम पन्नीर धरा चाय को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कम्बम पन्नीर थर्रा चाय, जिसे कम्बम अंगूर भी कहते हैं, इसे अभी जीआई टैग मिल गया है। इसे दक्षिण भारत के अंगूर के रूप में भी जाना जाता है और अंगूर की ये किस्म, जिसे मस्कट हैम्बर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अपनी तीव्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता के लिए जानी जाती है। इन पन्नीर अंगूर को पहली बार 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी ने तमिलनाडु में पेश किया था। ये अंगूर विटामिन, टार्ट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये कुछ पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मदद करते हैं। वैसे तमिलनाडु के बारे में बता दूं आपको, ये केलों और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए फिर बताइए, अभी संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, जिसको अभी भारत सरकार ने शुरू किया? तो आंसर होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो अभी भारत सरकार ने संगठन से समृद्धि नाम से एक नई योजना को शुरू किया और इस योजना का अगर पूछो कि शुभारंभ किसने किया, तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। जिसका उद्देश्य क्या है? सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल करना, ताकि उन महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। सरकार उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता भी देगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए फिर बताइए, अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना एमडी सीईओ बनाया? रणधीर ठाकुर को। तो अभी टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सीईओ के रूप में रणधीर ठाकुर को अपॉइंट किया है, जबकि के कृतिवासन अभी टीसीएस के सीईओ बने थे। जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के सीएमडी बने और अर्नब बनर्जी सीएट टायर के एमडी सीईओ बने। ध्यान रखना, ये नाम न्यूज में थे सारे। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नाम से बुक लिखी? तो आंसर होगा बोरिया मजूमदार। तो प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजूमदार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर अपनी नई बुक लॉन्च की है। बुक का नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। इस बुक में सचिन की सफलता की यात्रा को कवर किया गया है। इस बुक में गुलजार द्वारा लिखित एक विशेष बैक कवर नोट भी है। अच्छा, वैसे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। आपको याद है श्रीमंत कोकाटे कौन सी बुक लिखी इन्होंने? छत्रपति शिवाजी महाराज। सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी और अरविंद मंडलोई अभी जावेद अख्तर के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है जादूनामा। तो ये भी न्यूज में थे सब। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में इसरो ने किसे देश के टेलियोस 2 नामक उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी इंडियन स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने सिंगापुर के सैटेलाइट जिसका नाम है टेलियोस 2 इसको लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। टेलियोस 2 ये एक वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इस सैटेलाइट का उपयोग शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे कई जगह पे इसका उपयोग किया जाएगा। इसे सिंगापुर की एक इंजीनियरिंग फर्म है एसटी इंजीनियरिंग, इसके द्वारा तैयार किया गया है। इसका वजन है 400 किलोग्राम का। इसे हम पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है, नई सर्विस शुरू की है, जो ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय आवाज आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमति देती है, जो सुरक्षा को सुधारने के उद्देश्य से है। और जल्द ही ये सुविधा नेट बैंकिंग यूजर्स को भी मिलेगी। समझ गए? जैसे आप बैंकिंग की जो एप्लीकेशन होगी उसमें लॉगिन करोगे तो या तो आप 4 डिजिट का पिन डालते होंगे या फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू आप लॉगिन करते हो। तो अब एक और ऑप्शन मिल जाएगा, वॉइस बेस्ड लॉगिन कर सकोगे आप। किसने सुविधा शुरू की? सिटी यूनियन बैंक ने। स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के कुंभकोणम में। सीईओ है डॉक्टर एन कामागोड़ी। इसका टैगलाइन क्या होता है? ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। बाकी एक्सिस बैंक न्यूज में था। अभी भारत की पहली पॉकेट साइज्ड स्वाइप मशीन माइक्रोपेस ने लॉन्च किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी इसके हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता।
और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अप्रैल 2023 में इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय तथा फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कहाँ पे? मुंबई में। अभी 19 से लेके 23 अप्रैल तक। याद रखना कहाँ पे? मुंबई में। अगर बात करें दुनिया में स्टील प्रोडक्शन, स्टील के उत्पादन में दुनिया में टॉप पे कौन सा कंट्री है? तो चाइना है। दूसरे नंबर पे भारत आता है। और भारत के अंदर बात करें तो नंबर 1 पे उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। और स्टील उत्पादन की एक कंपनी कई बार एग्जाम में आती है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। स्थापना होती है इसकी 1973 में और इसकी पहली महिला अध्यक्ष का नाम याद रखना सोमा मंडल है। ये एक महारत्न कंपनी है। तो एक प्रश्न आपका बन जाएगा, वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं ये बताओ, और अभी नवीनतम कौन सी बनी है ये भी बताओ। ये 2 प्रश्न हो गए। और वैसे हमारे स्टील मंत्री कौन है? तो जिनके पास एविएशन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वही है स्टील मंत्री, याद रखना। और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया था। और अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह ने किया था। आप जानते हो भारत का पहला स्टील रोड कहाँ पे बना है? गुजरात के सूरत में। अभी स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर थे जिनका निधन हो गया? नाम बताओ। जमशेद जे ईरानी। और अभी याद आएगा, जिंदल स्टील एंड पावर के जो चेयरमैन हैं नवीन जिंदल, उनको टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। JSW ग्रुप के ही CMD हैं सज्जन जिंदल, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार उन्हें मिला। और ये बताओ, सोल ऑफ स्टील चैलेंज ये भी लॉन्च हुआ था कहाँ पे? उत्तराखंड में। और प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 किसने जीता था? जिंदल स्टील एंड पावर ने ही। अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD कौन है? अतुल भट्ट है। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ? नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। तो याद रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग ने मिलकर 15 और 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया। ये फेस्टिवल गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ये इस बार इस फेस्टिवल का 11वां संस्करण है। और इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को थावे दुर्गा मंदिर की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना।